गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नगरीकरण वाले अध्ययन के अंतर्गत आज हमारी क्लास ग्लोबल सिटी वैश्विक नगर के संदर्भ में होगी। इस क्लास में इसकी अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख प्रणेता कौन है और सबसे पहले 1991 में किस विद्वान के द्वारा इस अवधारणा को समाजशास्त्र के लिए विकसित किया गया था और वैश्विक नगर की विशेषताएं क्या होती है, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कस्बा छोटा स्तर का होता है, नगर जनसंख्या आकार और नगरीयता के आधार पर बड़ा होता है। उसके बाद हम महानगरों का संदर्भ देखते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। अब प्रश्न उठता है एक नई अवधारणा के रूप में कि वैश्विक नगर या ग्लोबल सिटी क्या है। ग्लोबल सिटी के संदर्भ में सबसे पहले शासकीय शासन, जो कि आप इसमें जो महिला का चित्र है इसको देख रहे हैं, ये वही मोहतरमा है शासकीय शासन जिन्होंने सबसे पहले ग्लोबल सिटी की अवधारणा को दिया था। शासकीय शासन का जन्म 5 जनवरी 1947 को एक डच अमेरिकी समाजशास्त्री के रूप में हुआ, जो वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रवास के अपने विश्लेषण के लिए देश विदेश में विख्यात हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के रॉबर्ट एस लिंड प्रोफेसर हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शासन ने ग्लोबल सिटी शब्द को गढ़ा था, इसको परिभाषित किया है। इसे वैश्विक शहर, शक्ति शहर, विश्व शहर, अल्फा शहर या विश्व केंद्र भी कहा जाता है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि ग्लोबल सिटी को यदि परिवर्तित रूप के रूप में पूछा जाए कि अल्फा शहर किसे कहते हैं, विश्व शहर या विश्व केंद्र के रूप में से क्या कहा जाता है, तो उसको आप समझ सकते हैं कि इसका भावार्थ वैश्विक शहर से लिया गया है। यह अवधारणा मूल रूप से भूगोल और शहरी अध्ययन से आती है। यह विचार है कि वैश्वीकरण को रणनीति के आधार पर भौगोलिक स्थानों में वित्त और व्यापार की वैश्विक प्रणाली के संचालन के लिए पदानुक्रम के अनुसार इसे आगे बढ़ाया गया है। एक ऐसी अवधारणा जिसमें नगरीयता या जीवन शैली तो महत्वपूर्ण होती है, साथ ही एक ऐसी अवधारणा जो कहीं ना कहीं जटिल सामाजिक संबंधों को बताती है। शासकीय शासन ने अपनी किताब लिखी है द ग्लोबल सिटी, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो के संदर्भ में अध्ययन किया। इन्होंने जो शास्त्रीय आधार पर क्लासिकल काम किया वो बताता है कि कैसे न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कमांड सेंटर बन गए और इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर समानांतर परिवर्तनों की एक श्रृंखला हुई। शासन ने सैद्धांतिक ढांचे में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा की है। यह सीमा पार गतिकी के गठन पर जोर देता है, जिसके माध्यम से ये शहर व अन्य वैश्विक शहरों की बढ़ती संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाते हैं उनके बारे में बताने का कार्य करती है। इनका यह अध्ययन डेटाबेस है, अर्थात इन्होंने तथ्य संकलन के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त की और उसी के रूप में इस डेटा को अद्यतन किया है। प्रस्ताव और उपसंहार के रूप में वैश्विक प्रशासनिक या प्रासंगिक रुझानों की चर्चा करते हुए इनकी यह पुस्तक 1991 में आई थी। 1991 में शासकीय शासन ने एक प्रसिद्ध काम किया द ग्लोबल सिटी, और उसमें तर्क दिया कि बड़े तकनीकी रूप से उन्नत शहरी क्षेत्रों ने आधुनिक दुनिया को परिभाषित किया है। यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर जो शहरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधुनिक दुनिया के जो क्षेत्र हैं, उन्होंने ग्लोबल सिटी का एक नया कंसेप्ट दिया, जो आप चित्र में देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे बहुमंजिला गगनचुंबी इमारतें जो दिख रही हैं, ये इमारतें न केवल आवास के आधार पर तकनीकी कुशलता का प्रतीक हैं, बल्कि आर्थिक नियोजन, वित्त, सुविधा, तकनीकी विचार, इन क्षेत्रों में भी विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में इसकी
भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आज जो सुसेन ने टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क के 3 शहरों के रूप में उसको पहचाना, उसको वृत्त आधार पर, एक व्यापक आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को गति देने वाले शहर के रूप में माना, जो ग्लोबल सिटी के रूप में माने जाते हैं। मोटे रूप में शासकीय शासन का जो कंसेप्ट है वो 3 प्रमुख नगर टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क की केंद्र भूमि पर है। इनको ही इन्होंने विश्व स्तर का ग्लोबल सिटी माना। अब प्रश्न है, वैश्विक नगर होता क्या है? वैश्विक नगर की अवधारणा का संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है। 1991 में शासकीय शासन ने ग्लोबल सिटी नाम से जो पुस्तक लिखी, उसमें पहली बार वैश्विक नगर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र है। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो को वैश्विक नगर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये वे नगर हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों को वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, बड़े बड़े वित्तीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रधानता के बारे में बताया है। इस अर्थ में भारत में मुंबई व दिल्ली को वैश्विक नगर की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये बड़े शहर न केवल जनसंख्या के आधार पर बड़े हैं, करोड़ों से ऊपर इनकी जनसंख्या मानी जाती है, साथ ही ये विश्व स्तर की सुविधाओं के 5 सितारा पैमाने पर खरे उतरते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार, वाणिज्य, सेवाओं के क्षेत्र में बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद भी वैश्विक नगर की श्रेणी में आते हैं। इन सभी की जनसंख्या 55 लाख से भी अधिक होने के कारण ये नगर पहले से ही विराट नगरों के रूप में बदल चुके थे। विश्व में जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तब ये नगर विराट नगरों की जगह वैश्विक नगर के रूप में बदलने लगे। वर्तमान में विश्व के सभी वे देश जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें वैश्विक नगर माना जाता है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो के अतिरिक्त वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, सिंगापुर, पेरिस, जेनेवा, बोस्टन आदि नगरों को वैश्विक नगरों के उदाहरण के रूप में माना जाता है। वैश्विक नगर की प्रकृति को समझने के लिए हमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक सांस्कृतिक स्तर पर विश्व के अनेक देश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यह परिवर्तन और एकीकरण की नई प्रक्रिया है। मैं इसको मेरे शब्दों में 3 शब्दों से जोड़ता हूँ: ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम। संचार, यातायात और तकनीक, 3 जो संदर्भ हैं, इनके आधार पर आज विश्व सिमट कर ऐसे लगता है एक ग्लोबल, एक गेंद की तरह एक टेबल पर आ बैठा है। अर्थात आज हम संचार के माध्यम से विश्व के दूर दराज के सभी राष्ट्रों से जुड़े हुए हैं। तकनीक के माध्यम से हम व्यापार कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग इतना अच्छा है, यातायात हमारा इतना बढ़िया है कि आज हम किसी भी व्यापार को नए पंख लगा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से जुड़ने वाली परिवर्तन की और एकीकरण की नई प्रक्रिया है। 1990 में इसको प्रोत्साहन मिलना प्रारंभ हुआ था। एक समय एक और पूंजीवाद और साम्यवादी देशों के बीच दूरियां कम होने लगी, तो दूसरी ओर अधिकांश देश ये महसूस करने लगे कि आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देकर एक दूसरों के संबंधों को मजबूत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था के ऐसे एकीकरण से है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच पूंजी तथा विभिन्न उत्पादों का मुक्त प्रवाह होने लगता है। सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण का संबंध संपूर्ण विश्व में एक सार्वभौमिक संस्कृति का विकास होना है। यह सार्वभौमिक संस्कृति वह है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तार्किक जीवन, विकसित प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान, गतिशीलता तथा उपयुक्ततावादी मूल्यों का विशेष महत्व होता है। संचार की क्रांति से आज पूरी दुनिया के सभी दूरियों का समाप्त हो जाना वैश्वीकरण की विशेषता है, और वैश्वीकरण की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर
वैश्विक नगर की अवधारणा और प्रकृति को समझा जा सकता है। फीचर्स ऑफ ग्लोबल सिटी। साधारणतः वैश्विक नगरों के विकास को एक नई घटना का रूप हम 21वीं शताब्दी के उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। भारत तथा दुनिया के अनेक देशों में आज से कई सौ वर्ष पहले जो बहुत से नगर राष्ट्र थे, उनके बीच में तरह तरह की संधियाँ होती थी, जिससे उनकी आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था में एकीकरण हो सकता था। समय बीतने के साथ साथ जब नगर राष्ट्र राज्यों के रूप में बदलने लगे, तो उनके बीच विकसित होने वाले आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण को वैश्विक नगरों के विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा। वैश्विक नगर वे हैं जो राष्ट्रीयता की सीमाओं को बाहर निकलकर विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक निर्भरता तथा अंतर संबंधों को अधिक महत्व देने लगे। मानव विकास प्रतिवेदन 2000 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वैश्वीकरण ने 4 प्रमुख लक्षणों की चर्चा की गई। एक तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार बना, वैश्विक प्रौद्योगिकी का उपयोग होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का उपयोग हुआ और तथा नए नए नवाचारों में वृद्धि हुई। एंथोनी गिडिंग्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम विभाजन को वैश्विक नगर के प्रमुख आधार के रूप में स्पष्ट किया। विभिन्न लेखकों द्वारा दिए विवरण के अनुसार हम वैश्विक नगर को उसकी विशेषताओं के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, मोटे तौर पर यदि हम देखना चाहें तो वैश्विक नगर एक ऐसा नगर है, एक ऐसी अवधारणा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को एक भी बाहर निकलकर अपनी सुविधाओं में विस्तार करती है। उदाहरण के लिए, बंगलुरु में यदि कोई आईटी कंपनी संचालित है और यहाँ रहकर वो भौगोलिक सीमाओं से परे न्यूयॉर्क के किसी शहर में, किसी कॉलोनी में, किसी मल्टीनेशनल कंसर्ट के साथ अपना व्यापारिक लेन देन करती है, आदान प्रदान करती है, तो ऐसी स्थिति में ये उस बंगलुरु के वैश्विक नगर का सूचक है जो आर्थिक वैश्वीकृत अवस्थाओं में अपना विशेष महत्व बनाती है। इसकी विशेषताओं के रूप में पहला बिंदु है इंटरनेशनल इकोनॉमी। वैश्विक नगर में जो उत्पादन होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य की क्रियाएं होती है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। इन नगरों में उत्पादन की प्रक्रिया केवल अपने देश की पूंजी से संबंधित नहीं रहती, बल्कि दूसरे देशों की पूंजी का भी मुक्त प्रवाह होना शुरू हो जाता है। अर्थात बाहर के लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आर्थिक निगमों और कंपनियों के द्वारा किया जाता जो निगमन है, वो कंपनी की पूंजी को परिभाषित करते हैं, कार्य क्षेत्र विकसित होता है और सरकार भी एक दूसरे देशों में वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क को कम करके विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। एक देश में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी का लाभ वैश्विक नगर के द्वारा इस तरह उठाया जाने लगता है कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ साथ वे अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सके। यही कारण है कि वैश्विक नगर में सभी देशों के उत्पाद सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण आज पूरा विश्व का जो राष्ट्रमंडल है वो एक व्यापार के क्षेत्र में बाजार बन चुका है। प्रतिस्पर्धा वाली सारी वस्तुएं सभी देशों में पाई जाती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मार्केट है ये वैश्विक नगर का लक्षण बन जाता है। आज फ्रांस, पेरिस या यूरोप का कोई भी राष्ट्र, वहाँ की बेहतर से बेहतर सुविधाएं वाली व्यवस्था बंगलौर में, दिल्ली में, मुंबई में देखने को मिलती है। वहाँ के आने वाले पर्यटक जहाँ किसी भी प्रकार के किसी भी रूप को करने में सक्षम है और वो अपने यातायात के माध्यम से, अपने आर्थिक प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था को विकसित करते हैं जिसके माध्यम से वो एक राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को पूरा करते हैं। दूसरा बिंदु है एक वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक आधार पर वैश्विक नगर वे जो उत्तर आधुनिकता की दशा को स्पष्ट करते हैं। जब किसी समाज में प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व स्थान परिवर्तन तार्किक जीवन का महत्व बढ़ाने लगते हैं, तब इस दशा को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब एक विश्व दृष्टिकोण में बदलने लगती है
तब इसी दशा को उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। इसके फलस्वरूप वैश्विक नगर में लोगों की वेशभूषा, खान पान, मनोवृत्तियाँ तथा व्यवहार के तरीकों का ऐसा रूप विकसित होने लगता है जिससे अनेक देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं का समावेश होता है। इसी को सर्वदेशीय संस्कृति अथवा साझा संस्कृति, कंपोजिट कल्चर कहते हैं। उदाहरण के लिए मैकडोनाल्ड, डेमिनो, KFC फूड्स तथा बर्गर किंग्स ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निगम हैं जिन्होंने खान पान के क्षेत्र में एक वैश्विक संस्कृति को विकसित किया है। इन निगमों के द्वारा संचालित आधुनिक रेस्टोरेंट जो हैं उसमें मंचूरियन, पिज्ज़ा, बर्गर, थाई फूड, इडली डोसा जैसे व्यंजन उपलब्ध रहते हैं। इनके उपयोग को आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है। वैश्विक नगरों की संस्कृति की एक मुख्य विशेषता परंपरागत धार्मिक विश्वासों की जगह लौकिक, तार्किक, वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित व्यवहारों को प्रधानता मिलती है। यह एक सर्वदेशीय जीवन विधि है जो वैश्विक नगर की विशेषता के रूप में देखी जाती है। तीसरा है राजनीति तथा आंदोलनों की वैश्विक प्रकृति। वैश्विक नगरों की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की राजनीति विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की प्रकृति के प्रतिमान के रूप में देखा जाता है। कुछ समय पहले जब विश्व के बड़े बड़े नगर जहाँ केवल अपने देश की राजनीति सीमित रहती थी, अब वे नगर विश्व स्तर की राजनीति में सहभागी होने लगे हैं। विभिन्न देशों में घटित होने वाली राजनीतिक घटनाएं इन नगरों के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए विभिन्न वैश्विक संगठन जैसे WTO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका इन नगरों की राजनीति को प्रभावित करती है। इसी तरह विभिन्न आंदोलनों की प्रकृति भी स्थानीय मुद्दों से उठकर इन विषयों से संबंधित दिखाई देने लगी है, जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय जीवन को अधिक व्यवस्थित और उन्नत बनाता है। उदाहरण के लिए मानवाधिकार, एड्स, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से विषय हैं जिन्हें लेकर वैश्विक नगर में नए नए तरह के आंदोलन प्रारंभ हुए हैं। इस तरह के आंदोलन से जो किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं बल्कि सभी देशों में वैश्विक नगर इनके प्रति अधिक जागरूक है। चौथा बिंदु है धार्मिक अंतःक्रियाओं में आदान प्रदान। यह सोचना गलत है कि वैश्विक नगरों की धार्मिक संरचना में विभिन्न समुदायों के धार्मिक विश्वास व आयोजनों का लोप हो जाता है। व्यावहारिक रूप से इन नगरों में वैश्विक दृष्टिकोण की प्रधानता होने के कारण विभिन्न धर्मों के सिद्धांत तथा आधारों के बीच इस तरह आदान प्रदान होता है कि धर्म कट्टरवाद के क्षेत्र से बाहर निकलकर मानवतावाद के निकट आ सके। धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति इस तरह के आदान प्रदान का परिणाम है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अंतर्क्रियाओं के पालौकिकता की जगह तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ने लगता है और अपनी प्रकृति से बौद्धिक तथा सांसारिक होते हैं। पांचवा है प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। सभी देशों की नगरीय संस्कृति में प्रवास अथवा स्थान परिवर्तन की विशेषता देखने को मिलती है। वैश्विक नगरों की मुख्य विशेषता यह है कि इनका जो प्रवास है केवल राष्ट्र के अंदर ही सीमित नहीं रहता बल्कि इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बनने लगता है। विभिन्न उद्यमों से संबंधित प्रबंधक समय समय पर एक दूसरे में प्रबंध व्यवस्था तथा उत्पादन प्रणाली से संबंधित विकास के नवीनतम तरीकों को जानने के लिए वहाँ जाते रहते हैं। इससे वहाँ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, वित्त, परिवहन तथा बहुत से क्षेत्रों से संबंधित विशेषज्ञ दूसरे देशों में जाकर अपनी कुशलता और योग्यता में वृद्धि करना आवश्यक समझने लगते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो अप्रवासी रूप में दूसरे देश के नागरिक तो बन जाते हैं मगर वो अपने देश में आकर व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। वैश्विक नगर इस तरह के प्रयास का मुख्य केंद्र होते हैं क्योंकि इन्हीं नगरों में स्थित विभिन्न संस्थाओं से उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है जिन्हें विदेशों में विशेष महत्व दिया जाने लगा है। छठा बिंदु इसका है
समरूपता तथा विविधीकरण। साधारणतः यह समझा जाता है कि वैश्विक नगर की संरचना में राष्ट्र राज्यों की मौलिक विशेषताएं एक नए औद्योगिक स्तर के रूप में बदल जाती हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप से वैश्विक नगरों में समरूपता तथा विविधीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। इसका तात्पर्य है कि ये नगर वे हैं जिनमें राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर की अंतर्क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आर्थिक क्षेत्र, विदेश नीति के प्रतिबंध तथा राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर अनेक समूह दूसरे देशों से अपनी भिन्न पहचान विकसित करने के बाद भी व्यवहार के उन प्रतिमानों को अपनाना अनुचित नहीं मानते जिससे उनका दूसरे देशों में सामंजस्य बढ़ सके। वैश्विक नगरों में विदेशों के द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों के प्रति आंदोलन होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है। नंबर 7 है सैटेलाइट तथा संचालित संचार व्यवस्था। वैश्विक नगरों का जीवन आधुनिक संचार व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल, फैक्स और टीवी सब उपग्रह से जुड़े होते हैं। जैसे सैटेलाइट के द्वारा हम कोई टीवी का चैनल देखते हैं, अपने प्लान फिक्स करते हैं। ये सब दुनिया के सभी राष्ट्रों में सैटेलाइट द्वारा संचालित कम्युनिकेशन होता है। आज जो भी उन्नत संचार की तकनीक है वह ऐसे शहरों की विशेषता बन जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधार पर ये सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। वैश्विक नगर में 8वें बिंदु के रूप में मल्टीपल ऑक्यूपेशंस होते हैं, व्यवसायों की बहुलता। चूँकि ऐसे नगरों में श्रम विभाजन उच्च स्तर का होता है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय सेवाओं के केंद्र बनते हैं। यदि हम भारत का उदाहरण देखें तो यहाँ आईटी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे लोग होते हैं जो वैश्विक नगर में जाकर अपने लिए लाभप्रद स्थितियाँ बनाते हैं। कंप्यूटर सेवाओं के क्षेत्र में इन नगरों का एक एकाधिकार है। वैश्विक नगर में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की बड़ी धनराशि का पैकेज देकर उनकी क्षमता का लाभ उठाने के साथ ही समय समय पर विभिन्न देशों में भेजकर उनकी योग्यता को बढ़ाने में योगदान देती है। नई तकनीक के आधार पर संसार के विभिन्न देशों में उद्योग तथा सेवाएं विकसित होती हैं। वैश्विक नगर द्वारा इन्हें बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप वैश्विक नगर में परंपरागत व्यवसायों को अधिक महत्व नहीं मिलता। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। लार्सन टर्बो एक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है और ये इंजीनियर्स को सेवाएं प्रदान करता है। लार्सन टर्बो के कंसल्ट विश्व के 127 राष्ट्रों में हैं और जो प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनका वो ट्रांसफ़र अमेरिका, पेरिस, टोक्यो करते रहते हैं। ये उनकी क्षमता का उपयोग है जो वैश्विक नगर की तकनीकी संचार व्यवस्था के माध्यम से, परिवहन माध्यम से सुख सुविधाओं में विस्तार की ओर एक नया संकेत है। 9वां बिंदु है वैश्विक नगर जो होते हैं उनका जनसंख्या आकार और घनत्व अधिक होता है। ये बड़े होने के साथ साथ अधिक सघन जटिल संबंध पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 1,67,00,000 से भी अधिक व्यक्ति निवास करते थे और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 का घनत्व है। वैश्विक नगर के रूप में मुंबई जनसंख्या 1.25 करोड़ के करीब थी और इसका कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक है और ये बहुलता वाले क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। निष्कर्ष में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वैश्विक नगर की आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना के आधार पर अनेक शंकाएं भी पैदा हुई हैं। बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि वैश्विक नगरों का विकास विकासशील देशों पर विकसित देशों के साम्राज्यवाद का नया रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैश्विक नगर से संबंधित अधिकांश गतिविधियां में उन देशों को अधिक लाभ मिलता है जो पहले से अधिक संपन्न और ताकतवर हैं। भारत के संदर्भ में यह आशंका कही जाती थी कि वैश्विक नगरों की संस्कृति से यहाँ की मौलिक संस्कृति, परिवार व्यवस्था व सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस संबंध में भारत के एक प्रमुख समाजशास्त्री डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि समताकारी तथा लोकतांत्रिक मूल्य
आम संस्कृति का विकास करके एक विश्व दृष्टि को प्रोत्साहन देते हैं। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा नागरिक समाजों का बढ़ता हुआ प्रभाव वैश्विक नगर की विशेषताएं हैं। अर्थात डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार वैश्विक नगर क्या है? समतावादी, लोकतांत्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर, आम संस्कृति का विकसित करने वाला शहर और एक विश्व दृष्टि को प्रोत्साहन देने वाला शहर, नई तकनीक का उपयोग करने वाला शहर और नागरिक समाजों का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये वैश्विक नगर के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनके कारण नगरों की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। लेकिन इससे भारत की मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रतिकूल रूप में भी प्रभावित किया, ये धारणा निर्मूल सिद्ध हुई, प्रभावित नहीं किया है। योगेंद्र सिंह ने इस निष्कर्ष के बाद जो भी ये सच है वो बताया कि भारत के विशाल नगरों में विशेषीकरण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ साथ निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। सांस्कृतिक रूप से भारत जैसे विकासशील देशों की सांस्कृतिक पहचान कमजोर होती जा रही है। वैश्विक नगरों ने क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि की है। वर्तमान जीवन में बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद वैश्विक नगरों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन और प्रचार का परिणाम है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया स्वयं में पश्चिमी देशों द्वारा विकसित एक नई तरह का उपनिवेशवाद है, जिसके लिए वैश्विक नगर एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। स्पष्ट है कि वैश्विक नगरों की प्रकृति भारतीय समाज के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ग्लोबल सिटी की अवधारणा को आपने ध्यान से सुना। मैं पुनः इसकी नटन शैली में समरी बता रहा हूँ। सास्किया सासेन इसकी अवधारणा की प्रतिपादक हैं। 1991 में इन्होंने 3 बड़े राष्ट्र न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो के संदर्भ में द ग्लोबल सिटी नामक पुस्तक लिखकर इस अवधारणा को 1991 में विकसित किया था। और वैश्विक नगर एक ऐसी संस्कृति है जो विराट नगरों से आगे की है। इस वैश्विक नगर में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव, राजनीतिक तथा आंदोलनों की वैश्विक प्रवृत्ति, धार्मिक अंतःक्रियाओं में आदान प्रदान, प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ, समरूपता तथा विविधीकरण, सैटेलाइट के द्वारा संचालित संचार व्यवस्था, व्यवसायों की बहुलता, जनसंख्या का आकार व घनत्व एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के रूप में होते हैं, जो एक नए प्रकार का कंसेप्ट है जो आने वाले नगरीय समाजशास्त्र में अध्ययन की असीम संभावनाओं को खोजने का कार्य करता है। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।